इसमें भी 2 पॉइंट और अलग एक आते हैं। जो प्लानेट यानी कि जो ग्रह सूरज के जितना निकट होगा, ठीक है, वो उतना ही क्या होगा, उसकी गति क्या होगी, अधिक होगी। और जो सूरज से जितना दूर होगा उसकी गति धीमी होगी। ऐसा क्यों, कौन बताएगा? उसकी कक्षा बड़ी होगी। एक तो चलो यही पॉइंट हो गया कि कक्षा बड़ी हो गई, ठीक है। ये हालांकि इतना बड़ा पॉइंट नहीं है, कक्षा बड़ी होगी तो ठीक है, तो गति तो वो रखे ना, नाचे तो उसी स्पीड से क्यों नहीं घूम रहा है। उसके पास होने की वजह से उसकी ग्रेविटी का इम्पैक्ट जो है वो ज़्यादा पड़ रहा है, जिसकी वजह से वो तीव्र गति से घूमता है। जैसे कभी आपने देखा होगा मैग्नेट, देखे जब मैग्नेट टूट जाता है, तो कोई मैग्नेट है टूट गया, जहाँ से टूटा फिर उसे मिलाओगे तो वो उन दोनों मिल नहीं पाते हैं, है ना, मिलाया है ना, कभी मिल नहीं पाते हैं, बल्कि नाचने लगता है इधर उधर। तो ऐसे ही क्या, उसकी वो ग्रेविटी की वजह से, जब उसमें से ग्रेविटी निकल रही है सूरज की, उसके प्रभाव की वजह से उसमें इतनी ज़्यादा स्पीड रहती है। जितनी जितनी दूरी बढ़ेगी उसका प्रभाव क्या होगा, कम होगा। कम प्रभाव होगा तो उसके घूमने की गति क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। दूसरा पॉइंट, हल्के ग्रह बड़े साइज में है, हल्के है ना, तुलनात्मक रूप से। तो ये 2 पॉइंट है। ये बात मैं बता चुका हूँ। कौन कौन से ग्रह जो है आंतरिक ग्रह हैं, कौन बताएगा, जल्दी से एकदम बताओ। क्लास में बताओ, आप सभी को अपना माइंड खुला रखना है, जैसे पूछे तुरंत बता दो। बताओ आप यहाँ की 4 है, याद रखना ये बात, सवाल आते रहते हैं इनसे, ठीक है। जो एस्ट्रॉयड है, क्षुद्र ग्रह, किसके बीच में है, बताओ। उधर नहीं देखना, तो उधर तो वैसे मिटा दिए। मार्स और सूरज, बताओ। हाँ? मार्स और एक्टिव, क्या बोल रहे हैं, मार्स एंड जुपिटर। याद रखो ये सब बातें तुरंत, अब ये भूलने की बातें थोड़ी ना है ना, इन चीजों को याद रखो। रोटेशन क्या होता है, आप, हाँ हाँ, रोटेशन क्या होता है, जब कोई ग्रह अपनी एक्सिस पे घूमता है ना, तो उसको रोटेशन कहते हैं। परिक्रमण क्या होता है, ये सारी बातें समझ गए नहीं समझ गए, यहां तक किसी को कोई समस्या, कोई समस्या नहीं है ना। कुछ इन ग्रह के बारे में, प्लैनेट्स के बारे में कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आप साथ में बोलता भी जाऊंगा, साथ साथ आप नोट भी करते रहना, ठीक है। हेडिंग डाल लीजिए, महत्वपूर्ण बिंदु, सोलर सिस्टम से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु, इस तरीके से डाल लीजिए, बताता भी रहूंगा, एक्सप्लेन भी करता रहूंगा। पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा है, तो लिख रहा हूं, मरकरी, वीनस, अर्थ के कौन सा ग्रह के पास है, वीनस वाले हाथ खड़ा करें, कितने हैं, मरकरी वाले हाथ खड़ा करो,
लिख लो, ये तो बस तो छोटी छोटी लिख लो। पृथ्वी के सबसे निकट, मैं लिखवाऊंगा उसमें हिंदी में लिखवाऊँ, इंग्लिश में बताऊंगा, हिंदी में लिखवाऊँ। पृथ्वी के सबसे निकट शुक्र है, जिसके बाद दूसरे स्थान पर मंगल है, मार्स है, ठीक है, निकट निकट के मामले में। और सूरज के सबसे निकट कौन है? बुध है, मरकरी, ठीक है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? लिख लो, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, जिसके बाद क्रमशः, तुम्हें लगा सकता है इसका आकार के हिसाब से? नहीं, ग्रह के साइज के हिसाब से लगाओ, साइज के अकॉर्डिंग पूछ रहे हैं। बृहस्पति है, शनि है, अरुण वरुण, पृथ्वी, मंगल, लिख लो, क्रम लिख लो। बृहस्पति सबसे बड़ा है, जिसके बाद शनि, अच्छा क्या अरुण अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध, ठीक है। ये क्रम भी याद रखना, यानी कि 2 तरीके के क्रम आपको याद रखने हैं, उनके साइज के अकॉर्डिंग, उनके सूरज से दूरी के हिसाब से, तीसरा क्या, पृथ्वी की दूरी के हिसाब से, पृथ्वी के पास में कौन से हैं दोनों, ठीक है, ये याद रखना। कौन से 2 प्लैनेट ऐसे हैं जिनका आकार लगभग सेम है? शुक्र और पृथ्वी, लिखते भी जाओ साथ के साथ। शुक्र और पृथ्वी दोनों ग्रह को जुड़वा ग्रह भी कहते हैं, है ना, ट्विन प्लैनेट भी बोलते हैं। शनि, अगला पॉइंट शनि, सैटर्न के सबसे ज्यादा उपग्रह हैं, कितने हैं करंट में? कितने उपग्रह हैं? 62 सही है, कंफ्यूज मत करना, 82 भी आता लिखा हुआ, 62 वाला तो सही है। कौन से ऐसे 2 प्लैनेट हैं जिनके उपग्रह नहीं है? उपग्रह समझते हैं ना, चंद्रमा, कोई भी एक, जैसे अर्थ है, अर्थ का प्लैनेट उपग्रह कौन है? मून है ना। ऐसे ही सारे जितने भी प्लैनेट होते हैं उनके क्या होते हैं? उपग्रह होते हैं, जिनको चंद्रमा बोलते हैं उनका, है ना। तो ऐसे कौन से 2 प्लैनेट हैं जिनके पास उपग्रह नहीं है? बुध और शुक्र, ठीक है, लिख लो। मंगल के पास 2 उपग्रह हैं, जिनका नाम फोबोस और डिमोस। पूछे जाते हैं ये सवाल, फोबोस एवं डिमोस मंगल के उपग्रह हैं। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, अगला जो मैं बताने जा रहा हूँ। वीनस यानी कि शुक्र और यूरेनस, अरुण, इंग्लिश में लिखो, वीनस और यूरेनस को छोड़कर
बाकी सभी ग्रह का जो रोटेशन है वो पश्चिम से पूर्व। वेस्ट टू ईस्ट है। ठीक है, केवल 2 प्लैनेट ऐसे हैं जिनका रोटेशन वेस्ट टू ईस्ट नहीं है। कौन कौन से? टाइटन के उपग्रहों के नाम, टाइटन के जो शनि के उपग्रह का नाम पता है? देखो, शनि के उपग्रह टाइटन जो मेन है, टाइटन तथा फोबे। ये शनि के उपग्रह हैं। जो सूरज है आपका वो क्या है? एक तारा है। ठीक है, दूसरा तारा देखा आपने सूरज जैसा? कौन सा है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी। ठीक है, पृथ्वी के सबसे निकट का तारा कौन सा हो गया? सूरज, सन। और दूसरा सबसे निकट का तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी। लिख लो उसका नाम, प्रॉक्सिमा सेंचुरी है, जो 4.5 लाइट ईयर दूर है। ठीक है, 4.5 प्रकाश वर्ष दूर है। 4 प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष क्या होता है? इसको भी लिख लो। प्रकाश वर्ष उसको कहते हैं जो एक साल में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी। ठीक है, नाम सुना होगा गैलेक्सी। इसको और नाम भी देते हैं हिंदी में, क्या कहते हैं? ठीक है, तो गैलेक्सी अगर होता क्या है, ये डेफिनेशन लिखते जाना, अभी समझा भी देंगे। यह तारों का विशाल पुंज होता है। ठीक है, क्या होता है? तारों का एक विशाल पुंज होता है। जैसे कि मान लीजिए ये है, इसमें सब में क्या है? ये स्टार्स भरे पड़े। ये पूरा हो गया, क्या हो गया? एक गैलेक्सी हो गया। विशाल पुंज होता है। अंतरिक्ष में 10,000 मिलियन आकाश गंगाएं हैं। 10,000 मिलियन आकाश गंगाएं हैं। प्रत्येक आकाश गंगा में 1,00,000 मिलियन तारे हैं। अब कल्पना कर लो कितने तारे हैं, कितनी आकाश गंगा है। 1,000 मिलियन का मतलब समझ लो कितना हो गया। तो जोड़ेगा कितना होगा? 1 मिलियन में कितना होता है?
10 लाख, 1000 कितना हो जाएगा, 10 लाख से मल्टीप्लाई करोगे कैलकुलेटर ही हैंग हो जाएगा। इतनी ज़्यादा तो गैलेक्सियां हैं, उन गैलेक्सियों में इतने सारे स्टार हैं, एक गैलेक्सी में इतने स्टार होते हैं ना, लगाओ क्या है ऊपर, कल्पना से परे है, सोच ही नहीं सकते हो कि आखिर है क्या। आगे इसी में लिख लो, पृथ्वी, इसी में लिखना गैलेक्सी वाले, मिल्की वे, मिल्की वे आकाश गंगा का एक भाग है। ठीक है, हमारी पृथ्वी कौन सी उसमें आती है, मिल्की वे में। ठीक है, एक टर्म आता है नेबुला, नाम सुना है, हिंदी में कहते हैं इसको निहारिका। ये क्या है कि गैलेक्सियों में ही अत्यधिक प्रकाशमान जो अलग से दिखता है, चमकता हुआ एक ऐसा क्षेत्र होता है जिसमें अत्यधिक प्रकाश होता है, जो धूल गैस और धूल कणों से मिलकर बना होता है। ठीक है, ओरियन नेबुला, ओरियन नेबुला हमारी मिल्की वे वाली गैलेक्सी में स्थित है। ठीक है, लिख लो, पॉइंट लिख लिया तो नेबुला का एड्रेस लगा के लिखो, यह है अत्यधिक प्रकाश में पिंड है जो गैस और धूल कणों से मिलकर बना होता है। ओरियन नेबुला मिल्की वे गैलेक्सी में स्थित है। फिर आता है इसके बाद स्टार, तारे। पिछलो डैश लगा के तारों के बारे में, आकाश गंगा में गैस के बादल होते हैं, इन बादलों से तारों का निर्माण होता है। ये तारे निरंतर न्यूक्लियर फिजन कहाँ से, ये तारे यहाँ से, ये तारे निरंतर आकाश में पूरी बोले, आकाश गंगा में गैस के बादल होते हैं, इन बादलों से तारों का निर्माण होता है। ये तारे निरंतर न्यूक्लियर फ्यूजन, ऐसे देखेंगे फ्यूजन, फ्यूजन क्रिया के द्वारा हाइड्रोजन और हीलियम गैस से ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं। समझते हैं ये फ्यूजन क्या होता है, संलयन, हिंदी में इसको कहते हैं संलयन। क्या होता है, इसका हाइड्रोजन जो है वो उठ के दोनों में उसमें डिवाइड हो जाते हैं हीलियम में। इसमें जो हाइड्रोजन होता है आपका वो टूट जाती है, किसको बदल जाती है,
हीलियम में, ठीक है। हाइड्रोजन के दो अणु फ्यूजन होता है। क्या एक होता है विखंडन, सूरज से यानी कि स्टार से जो एनर्जी मिलती है वो विखंडन वाली प्रक्रिया से नहीं मिलती है, वो संलयन से मिलती है। जब दो अणु आपस में जुड़ते हैं तब बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है ना। अभी आप लोगों ने देखा होगा जब आप न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में पढ़ते होंगे, है ना, तो न्यूक्लियर रिएक्टर जिससे हम एनर्जी लेते हैं, बिजली पैदा होती है, वो हमारी प्रक्रिया चलती है विखंडन वाले से। हम उसमें क्या करते हैं, तोड़ते हैं, है ना, रेडियोएक्टिव पदार्थ को तोड़ते हैं, उससे जो एनर्जी मिलती है उसका यूज हम विद्युत बनाने में करते हैं। वहाँ प्रोसेस उल्टा है, वहाँ संलयन होता है। कहाँ? सूरज में। उस संलयन के कारण इतनी ज़्यादा एनर्जी निकलती है कि देख ही रहे हो क्या हाल है ना। तो हम उस प्रोसेस को भी अपने न्यूक्लियर रिएक्टर में लाने का काम कर रहे हैं कि हम अगर संलयन वाली एक्टिव वो ले आए, स्थिति ले आए, तो हमें एनर्जी के लिए कोल पर या हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा या पेट्रोलियम पर। हम इसी से अपना सारा काम चला सकते हैं। लेकिन अभी वो प्रोसेस बहुत दूर का है, अभी पूरे फुल स्टेज में नहीं आ पाया। ठीक है, समझ गए ना कार्य क्या है। हाइड्रोजन, पूरा ब्रह्मांड ही हाइड्रोजन और हीलियम का ही रिएक्शन है। पूरे ब्रह्मांड जो बन फैला है सब में हाइड्रोजन और हीलियम ही है। इनका आगे चल के अन्य गैसेस में रूपांतरण धीरे धीरे होता है। ठीक है, एक और टर्म आता है, वो आता है आपका ब्लैक होल। नाम सुना होगा सबने। ब्लैक होल एक ऐसी घटना होती है, जैसे कि मान लीजिए कि यही है, एक गैलेक्सी है। इस गैलेक्सी में कोई किसी एक जगह पर जहाँ काफ़ी बड़े स्टार्स हैं, स्टार्स की भी अलग अलग कैपेसिटी होगी, छोटे कुछ मोटे कुछ बड़े, है ना, कुछ ज़्यादा गैसेस वाले। तो जो बहुत बड़े स्टार होते हैं, जब वो बड़े स्टार अपनी अंतिम अवस्था में पहुँचते हैं, जब वो नष्ट होने को होते हैं, तो उस नष्ट होने की कंडीशन में वो उनके अंदर ब्लैक होल जैसी एक ग्रेविटी होती है। ब्लैक होल वास्तविकता में क्या है, बहुत हाई कैपेसिटी की ग्रेविटी होती है। एक ग्रेविटी जैसा बनता है, जो होल जैसा दिखता है ना। तो उस कंडीशन को ब्लैक होल कहते हैं, जब बहुत हाई क्या है आपका ग्रेविटी होगी है। उसके अंदर कोई भी चीज अगर किसी भी प्रकार का प्रकाश भी है तो वो उसको अपने अंदर खींच लेता है, सब कुछ काला काला कर देता है, दिखता नहीं है कि क्या है। और वो वास्तविकता में क्या है, तारे के नष्ट होने की कंडीशन है या किसी एक नए तारे के उत्पन्न होने की कंडीशन है। ये जो ब्लैक होल की कंडीशन है, ठीक है, इन दोनों कंडीशन में ये होता है। एक पॉइंट लिख लो इसके बारे में। ब्लैक होल अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण बल का क्षेत्र होता है जहां से कोई भी प्रकाश बाहर नहीं निकल पाता है। यहां पदार्थ अपने आप में समाप्त होने लगता है। सैटेलाइट उपग्रह नाम सुना होगा सभी ने। चंद्रमा देखा है सबने, सभी देखते होगे रात में चंद्रमा चमकता है ना, कितनी लाइट फेंकता है यानी सूरज की तरह ही लाइट है उसकी, या उससे कुछ कम है? सूरज की लाइट है। क्यों?
उसकी अपनी लाइट नहीं होती, चार्ज ये कह रहे हैं कि उसकी खुद की लाइट नहीं होती है, ऐसा है? कितने लोग इनकी बात से सहमत हाथ खड़े हो? बाकी लोग सहमत नहीं है? चंद्रमा की यानी कि जितने भी सैटेलाइट हैं उनकी कोई लाइट नहीं होती है, वो दूसरे के प्रकाश से ही चमकते हैं जो पड़ता है, और वही लाइट हमें रात में दिखाई देती है, हमारे यहाँ रात होती है। ठीक है, तो कभी भी किसी मूड में कोई प्रकाश नहीं होता, चमकता कौन है? तारे चमकेंगे ना। अब आप ये सोचो कि पृथ्वी थोड़ी ना चमकेगी, पृथ्वी एक ग्रह है, ग्रह जैसा है वैसे ही उपग्रह भी है, वो छोटा है। पृथ्वी चमकती है कि रात में नहीं चमकती? ये तो ऊपर से देखने में कैसी लगती है? नीली नीली लगती है ना। मार्स कैसा लगता है दिखने में? लाल लगता है। पहले ये भी सवाल आते थे, अब तो शायद बंद हुए होंगे कंपटीशन में आने में, कि पृथ्वी ऊपर से दिखने में कैसी लगती है। अब तो गूगल अर्थ पे भी दिखती रहती है। मार्स कैसा लगता है? लाल होता है। तो वो लाल को हमें किसमें बदलना है? नीले में। जब नीले में बदल देंगे तो वहाँ भी तुम लोग जाके बसावट कर लोगे, झुग्गी झोपड़ी बना देंगे। तो उपग्रह जो होते हैं इनमें कोई अपना प्रकाश नहीं होता है, ये सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं और किसी ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, ये बात याद रखना, लिखो या मत लिखो, इसको। फिर आती है बात, ये सारे पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। एस्ट्रॉइड, क्षुद्र ग्रह, एस्ट्रॉइड किसके बीच में होते हैं? मार्स और जुपिटर के बीच में होते हैं। ठीक है, लो मार्स और जुपिटर के बीच में होते हैं और इनकी कुल संख्या लगभग 45,000 है। है और इनका जो साइज होता है ना वो चंद्रमा से भी छोटा होता है ना, एक आदि उसके आसपास होगा, बाकी सब उससे छोटे हैं। फोरवेस्टा एक ऐसा क्षुद्र ग्रह है जो पृथ्वी से देखा जाता है। ठीक है, दिखता है, इसका नाम है फोरवेस्टा। लिख लो, पृथ्वी से फोरवेस्टा क्षुद्र ग्रह को देखा जा सकता है। फिर आते हैं उल्का पिंड। ऐसे भी छोटे ग्रह हैं जिनके उपग्रह हैं। ठीक है, अभी तो मुझे ध्यान नहीं है, कल की क्लास में बता देंगे। ऐसे मून भी हैं, इनको जितने मून भी है ना, ये सब आएंगे इन पर आगे चल के बता देंगे। अगला है उल्का पिंड। उल्का पिंड क्या है? ये धूल और गैस के कण होते हैं। रात में कभी कभी आपको दिखता होगा, जब फिल्मों में देखा होगा, अब तो पता नहीं आप लोग रात में देखते हैं नहीं देखते हैं। गाँव में रात में, अंधेरी रात में दिखा जाता है, अचानक से एक लाइट आ रही है ऐसे टूटती हुई सी, है ना। फिर गाँव में कहा जाता है या शहरों में भी कहा जाता है तारा टूट रहा है। तारा टूटता है तो फिर कहते हैं कि कोई मन्नत मांग लो, है ना। मन्नत मांग लो तो वो पूरी हो जाती है, ऐसा कहा जाता है ना। कहा जाता है, मांगी है किसी ने? तुमने बहुत मांगी है इसका तारा टूट सकता है, वो भूल कर है ना। वो क्या होता है कंडीशन, ये अर्थ है, अर्थ के ऊपर क्या है? वायुमंडल है। ये क्या है? डस्ट है। ये डस्ट जब इसमें एंटर कर जाती है वायुमंडल में तो ये जलने लगती है ना। वो हमको लगता है क्या हो गया, तारा टूट गया। तो वो तारा वारा टूटना नहीं होता, ऐसा कहा जाता है। क्योंकि पहले क्या था कि पता तो था नहीं, जब साइंस नहीं थी तो सब लोग जैसा बता देते वैसे चलता रहता था, वैसे अभी भी मान्यता चल रही है।
जैसे बहुत से लोगों ने सुना होगा कि पहले होता है, बताते थे भूकंप कैसा आता है, गाय के सींग पे पृथ्वी रहती है, जब वो चेंज करती है इधर से इधर तो भूकंप आता है, ऐसे ही बताते थे ना। या शेषनाग पे रहती है, हाँ हमने भी ऐसे सुना। तो ये सब क्या है, हमारी पुरानी मान्यताएं थी, जब जानकारी नहीं थी तो ऐसा था। ऐसी मान्यताएं केवल इसमें ही नहीं है, भूगोल में भी थी। पहले क्या बताया जाता था, पृथ्वी जो है कैसे खड़ी है, 4 खंभों के ऊपर खड़ी है ना, वो भी गोल नहीं है, इस तरीके से है, टेबल नुमा तस्वीर नुमा, इस तरीके से खड़ी है। और इस पृथ्वी पर अगर आप यहाँ से यहाँ को जा रहे हैं, अगर चलते जाएंगे पहुंच गए ना तो नीचे गिर जाओगे। पहले पता ही नहीं था कि पृथ्वी दिखने में गोल है ना। तो ये क्या थी, पहले धारणाएं थी, ऐसी चली जाती थी, ठीक है, तो गोल जैसी ही तो जीवाट को ऐसा क्या कहोगे, गोल नहीं कह सकते। पृथ्वी का शेप कैसी है, जियोड, ठीक है, गोलाब है, परवलयाकार, कैसी है, परवलयाकार, ठीक है। जैसे आप देखते हैं ये दिखने में लगती है ना, ये गोल नहीं है, कैसी है, जियोड, इसे क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं जियोड। तो कैसी है, चपटी है, इसी वजह से ये शेप है, गोल नहीं बोलेंगे इसे, है ना। अंडा कैसा होता है, हम बोल देते हैं सामान्य तौर पर गोल होता है, गोल थोड़ी ना होता है। तो ऐसे ही संस्कृत नाम जब इसका आएगा तो जियोड होगा, इसको भी ध्यान रखना, ठीक है। तो ऐसा बताया जाता था, ऐसी धारणाएं चलती थी। तो ऐसी चला रहा, टूटता तारा है, मन्नत मांग लो, मन्नत मांग लोगे तो कुछ हो जाएगा। वैसे भी अपने देश में तो हम आधा जीवन हम इन्हीं मन्नतों में निकाल देते हैं, है ना। मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मेरा ये पूरा करवा दो, रिश्वत देते रहते हो, देते हो नहीं देते हो ईश्वर को, पहले नहीं चलाओगे, इसलिए तो मेरा पहले चलाना चाहिए ना, पहले चलाया करो कि मेरा ये करवा दीजिए, मैं आपको पहले एडवांस में दे रहा हूँ, तब वो एडवांस में आपको वो दे देंगे जो आप मांग रहे हैं। फिर जब खुश हो जाएंगे, आप खुश हो गए तो फिर 51 की जगह 51,000 तक चढ़ाओगे तो आपको उसको ऊपर वाला दे देंगे, उल्टा तो चक्कर चलाते हो, ठीक है। देखो ये चीज़ें जो है हमारी सकारात्मक चीज़ें हमें मानना चाहिए। अगर आप इन चीज़ों में नहीं मानोगे तो आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे, आपको किसी न किसी एक पावर में अपना विश्वास रखना पड़ेगा, है ना। इससे क्या होता है, हमें ऐसे व्यू मिलते हैं कि हम अपना काम निरंतर करते रहते हैं। अगर आप नहीं मानोगे तो आपको लगेगा मैं ही सब श्रेष्ठ हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं ही कर सकता हूँ। आगे कुछ देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ तक कहानी आ गई थी, इसके बारे में लिख लो, उल्का पिंड के बारे में लिख लो। ये रात में टूटते तारे की भांति प्रतीत होते हैं, जो वास्तव में ठोस आकाशीय पिंड है, जो वास्तव में ठोस आकाशीय पिंड है। रात में टूटते तारे की भांति प्रतीत होते हैं, जो वास्तव में ठोस आकाशीय पिंड है, जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने पर घर्षण से जलने लगते हैं, जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने से घर्षण से जलने लगते हैं और चमकीला प्रकाश उत्पन्न करते हैं, ठीक है। इनके अंदर लोहा यानी कि फेरस और निकेल जैसे तत्व रहते हैं, इनके अंदर लोहा तथा निकेल जैसी धातुएं रहती है। अगला है कोमेट, ठीक है, धूमकेतु, इसके बारे में लिखो। ये आकाशीय धूलकण, गैस, बर्फ आदि पदार्थों से बने होते हैं, जो सूरज की परिक्रमा करते हैं।
मान लो यहाँ कोई धूमकेतु है, ये चला आ रहा है, ठीक है, ये चला आ रहा था। अब जैसे ही ये वायुमंडल में एंटर करेगा अर्थ के, तो क्या होगा, ये सूरज की तरफ आएगा, जितना इसकी तरफ बढ़ेगा उतना इसकी तरफ बढ़ेगा, या किसी के वायुमंडल में एंटर करेगा तो क्या होगा, इसका आगे वाला हिस्सा जो है वो जलने लगता है ना। तो ऐसा लगता है कि कोई टूटती हुई चीज पृथ्वी पर आ रही है या कहीं जा रही है ना, ऐसा महसूस होता है। और उसकी एक पूंछ भी होती है, इसका सिर आगे होता है और पूंछ इसकी पीछे होती है, सबकी ऐसी होती है, ठीक है। क्या लिखा, परिक्रमा करता है सूर्य के निकट आने पर सूर्य की ओर स्थित भाग के पदार्थ का सूर्य के स्थित भाग के पदार्थ का वाष्पीकरण होने से इसके हेड का निर्माण होता है, सिर का निर्माण होता है, और पीछे की ओर पूंछ का निर्माण होता है। बाद में नहीं करने लगे तो कल को सुन लूंगा सबसे। अब बात करेंगे सूरज की, सन की क्या स्ट्रक्चर है, क्या चीज इसके अंतर्गत होती है, ठीक है। पहले एक दो पॉइंट लिखो सूरज के बारे में, फिर बताऊंगा। सूरज एक तारा है जो पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। कितना दूर है, 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना टाइम लगता है, 8 मिनट 20 सेकंड 8 मिनट 20 सेकेंड लगते हैं, ठीक है। सूर्य की सतह का तापमान कितना है, 6000 डिग्री सेंटीग्रेड।
ठीक है, ये इसकी स्ट्रक्चर होती है। सबसे आंतरिक पार्ट होता है, जैसे अर्थ में होता है, अर्थ का भी कोर है, सुना होगा सबने, ऐसे ही इसका कोर होता है। कोर के चारों ओर जो स्थिति होती है उसको कहते हैं रेडियो एक्टिव जोन, यानी कि यहाँ पर क्या होता है, हाइड्रोजन हीलियम में चेंज रूपांतरण होता होगा, उसका जो भी फ्यूजन प्रक्रिया होती है वो यहाँ पर होती है। ठीक है, तो ये हो गई। इसके बाद आता है फोटोस्फीयर। ठीक है, फोटोस्फीयर, फोटोस्फीयर में ही क्या होते हैं, सन स्पॉट्स होते हैं। ये क्या होता है बताएंगे सर। फिर जो बाहर का, सबसे बाहर का जो एक, जैसे अपने बाहर पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपर का सबसे बाहर हिस्सा क्या है, क्रस्ट है ना, इतनी पतली है, इतनी पतली का मतलब 30 से 35 किलोमीटर की है, मोटी पट्टी। ऐसे ही सबसे ऊपर का इसका जो हिस्सा होता है उसको कहते हैं कोरोना। देखिए तो इससे कहाँ है, राइट साइड, ये इसको कहते हैं कोरोना। ठीक है, फिर क्रोमोस्फेयर होता है उसके दूसरे नंबर वाला, है ना, यानी 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और ये 4 नंबर, पूरा 5 नंबर। ये इसका एक स्ट्रक्चर है। अब इनके जो पॉइंट्स ये क्या होते हैं, इनका क्या ये मतलब है, इसके बारे में बता देता हूँ थोड़ा सा। बोल दिया था आपने 8 मिनट 20 सेकेंड। उसके बाद लिखो सतह का तापमान 6000 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि यहाँ का तापमान कितना है, 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला देखो, सूर्य के बाहरी भाग को क्रोमोस्फेयर कहते हैं। तथा केंद्रीय भाग को फोटोस्फीयर कहते हैं, जिसका औसत तापमान 15000 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो ज़्यादा गर्म होगा ना, तो सतह कहीं 6000 है तो अंदर कितना होगा, 15000। पृथ्वी का तापमान कितना है, औसत कितना है, सतह का तापमान कितना है, 15 डिग्री सेंटीग्रेड। अंदर कितना है, जल जाओगे, मैग्मा है नीचे, है नीचे कोर में तो और ज़्यादा माइनस में है। जितना नीचे जाएंगे, कोर में जाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, बढ़ेगा मतलब कम होगा। ठीक है, तो ये पॉइंट है। अब इसमें देखो, हॉटस्पॉट क्या होते हैं, कोई जानता है क्या? केंद्रीय भाग को फोटोस्फीयर कहते हैं। इसके अलावा तो बताया नहीं। अच्छा, इसका तापमान 15000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। बात करते हैं पहले सनस्पॉट्स की, क्या होते हैं। ये क्या होते हैं, कभी कभी सूरज को जब हम देखते हैं, इससे टेलीस्कोप से देखते हैं, ऐसे तो दिखते हैं नहीं, तो उस पर कहीं कहीं काले काले धब्बे दिखाई देते हैं, है ना। वो काले काले धब्बे जब आ जाते हैं तो क्या कहा जाता है, उनको सनस्पॉट कहा जाता है। वो धब्बे जब भी दिखाई देंगे तो उस समय पृथ्वी पर या पूरे इसमें सोलर सिस्टम में टेम्परेचर बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा, क्योंकि ये क्या करते हैं, एनर्जी उत्पन्न करते हैं, और इनकी खुद की भी एक सनस्पॉट में टेम्परेचर 500 डिग्री सेंटीग्रेड इसके अंदर रहता है। ठीक है, काले धब्बों का टेम्परेचर भी अपने आप में 500 डिग्री, यानी कि जितना टेम्परेचर था वो तो था 500 डिग्री सेंटीग्रेड के ये धब्बे और पैदा हो गए, तो क्या होगा, उससे और ज़्यादा एनर्जी रिलीज होने लगती है, जिससे टेम्परेचर और बढ़ने लगता है। फ्लेयर जो है ये क्या है,
जब कभी कभी क्या होता, सो बाहरी भाग यानी कि जो आपको कोरोना बताया गया था, इस कोरोना को पार कर देती है, इतनी ज़्यादा गैसेस होती हैं, आग जैसी निकल के इस कोरोना को बाहर निकल जाती है, सौर ज्वाला इसको कहते हैं हिंदी में, है ना। तो वो आग जैसी निकल जाती है बाहर सूरज से, यानी कि सूरज तो बिल्कुल गोल जैसा दिख रहा है, लेकिन कभी कभी आग आग जैसा निकल रही है उस तरीके से दिखने लगती है, तो उसको ये कहते हैं। ठीक है, तो ये जोन है, इनके बारे में आपको ज़्यादा अंदर नहीं जाना है डीप में। ठीक है, अब देखो एक चीज़ और बता दो, फिर बाकी कलर है। वान एलन बैंड ये है, ठीक है। इसके बारे में लिखो, इनको पॉइंट लिख लो। यह चुंबकीय मंडल होता है जो धरातल से, जो पृथ्वी के धरातल से, यह चुंबकीय मंडल होता है जो पृथ्वी के धरातल से 64,000 किलोमीटर ऊपर स्थित है। यह पृथ्वी का चुंबकीय कवच है। चुंबकीय कवच है जिसमें सूर्य से निकले हुए प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन फंस कर पृथ्वी की चुंबकीय शक्ति से बन जाते हैं, फंस कर पृथ्वी की चुंबकीय शक्ति से बन जाते हैं। जैसा मान लो ये सन है, सन से सारे एलिमेंट आते हैं, कैसे, जैसे अल्फा है, बीटा है, गामा है ना, जितने भी इस तरीके की जो रेज होती हैं, और भी खतरनाक वाली एक्सरे है या जो भी और होती होंगी, इस तरीके की जितनी भी खतरनाक होती हैं, हमारा ओजोन परत किसको एब्जॉर्ब करने का काम करती है, केवल अल्ट्रावायलेट को। अल्ट्रावायलेट को तो समाहित कर रही है, बाकी को कौन कर रहा है, बाकी को ये कर रहा है वान एलन विक्रम पट्टी, चुंबकीय मैग्नेटिक फील्ड है। ये क्या करता है, इनमें फंसा लेता है, अपनी बेल्ट के अंदर इनको फंसा लेता है, इससे बाहर यहाँ को नहीं निकालने देता है। अगर इनमें से ये जिस दिन ये मैग्नेट कमजोर हो गया ऊपर का, उस दिन पृथ्वी नष्ट, जिस दिन ये हट गया, तो ये रोक के रखता है ना, इनको रोक लेता है, तो पृथ्वी सेफ है, बची हुई है ना। तो इसका काम है ये वैन एलन बेल्ट का। ठीक है, बाकी कल लोग बात करेंगे। अभी होने के लिए मीटिंग लगी है, इसमें बहुत जल्दी ज़्यादा पड़ रहा है हमको। 2 टर्म और है, छोटे छोटे बता देता हूँ, ऐसे सुना होगा सबने, और इन्हें जाके आज ना जब जाओगे यहाँ से, या अभी क्लास में टाइम रहेगा, मोबाइल सब चलाते हैं ना, मोबाइल में एक सर्च करना, अरोरा बैरोलिस और आस्ट्रा बैरोलिस और अरोरा ऑस्ट्रेलिस। ठीक है, 2 हैं, इनको दोनों को सर्च कर लेना। ठीक है, एक होती है उत्तरी ध्रुव पर और दूसरी होती है दक्षिणी ध्रुव पर। ठीक है, तो इनको सर्च करना और देखना कि खूबसूरती। सुना है, नाम सुना है सबने, नहीं इसका नाम सुना है, अरोरा बोरेलिस और अरोरा ऑस्ट्रेलिस, दोनों का नाम सुना है। किसने नहीं सुना, हाथ खड़ा करना है। नहीं सुना है ना, तो आज इसको देखना, अभी देखना। ये क्या वही चीज होता है जिसको हम लोग इंग्लिश धनुष कहते हैं? नहीं, इसमें भी जैसे जो ये जो क्रिया होती है दोनों उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव में, इसमें भी इनका जो रंगीन प्रकाश हो जाता है। इंद्रधनुष में कितना कौन सा आता है, 7 रंग होते हैं, जिसमें वो 7 रंग नहीं बनते। इसको देखना, पहले इसको देखो। ठीक है, कल मैं इस पर बात करूँगा।
है